Hello, welcome to my channel Learning with Concept by PS. Today we are going to discuss NCERT Science Class 9 Chapter 3. It will be lecture 2 on the topics atoms, molecules and ions. आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें. इसमें बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट और पॉइंट्स हैं जो कि 9th लेवल में आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका बेस क्लियर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम. पहला टॉपिक हमारे एटम से. सो एटम क्या होता है? अभी तक केमिस्ट्री में जब भी आप केमिस्ट्री वर्ड सुनते हो तो एटम वर्ड वेरी कॉमन है. सभी लोग इधर उधर, बिकॉज एवरीवेयर, हियर देयर, यूनिवर्स, अर्थ, हवा, पानी, सब में आपका क्या है? एटम्स है. हमने हमारे पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो मैटर है, एवरीथिंग अराउंड अस विच इज़ द मैटर, इट इज़ मेड अप ऑफ एटम, द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, या ये बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर जो होता है वो हमारे क्या होते हैं? एटम्स होते हैं. तो एटम्स के बारे में हम आज हर एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री, जो कि हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बेस्ड है. और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई कहाँ से? हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी. आप जाकर उसे ज़रूर समझिए वहाँ से. तो हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये एक मेंशन, एक पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है, जो पोस्टुलेट है, पहला नंबर 1 पोस्टुलेट्स है, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. तो यहीं से हमारे एटम की शुरुआत हो जाती है. एटम के लिए क्यूरोसिटी, एटम के लिए जो डिफरेंट डिस्कवरीज है, एटम के लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ है, वो इनके इसी पोस्टुलेट के बाद स्टार्ट हो जाती है. वैसे तो हम जानते हैं एटम क्या है. बहुत ही एक छोटा पार्टिकल है. डेमोक्रिटस, बहुत पहले से डेमोक्रिटस जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बताया था कि एटम जो है इंडिविजिबल पार्टिकल्स होता है, उन्हें एटोमस बोला था. बट इधर हम पढ़ेंगे कि वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स नहीं, बल्कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. ओके. या फिर हम ये बोल सकते हैं, how can we define atom? The smallest piece of an element that maintains the identity of that element. यानी एटम को हम सब डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि उस एलिमेंट की आइडेंटिटी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखे, दैट इज नोन एज atom. So atom is the smallest piece of element that means the identity of that element. मतलब एक एलिमेंट की पहचान उसके सिंगल एटम से होती है. एटम में वो सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि एक एलिमेंट में होती है. मतलब एटम वो सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है. सपोज करिए आप हाइड्रोजन का एटम वो सारी प्रॉपर्टी शो करेगा जो कि एक हाइड्रोजन एलिमेंट में होनी चाहिए, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे सोडियम हो. तो वो जैसी भी प्रॉपर्टीज़ उसकी ओवरऑल एक एलिमेंट की होती है. हमको तो पता है यहाँ मैटर में सिंगल एटम कंटेन नहीं होता है. मैटर ग्रुप ऑफ, मतलब मिलियन ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है. बट उसका एक सिंगल एटम सेम वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो कि पूरा एक सिंगल सब्सटेंस जो कि सिंगल एलिमेंट से बना होता है शो करता है. ओके. तो देखते हैं कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम. द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर इज एटम. कोई भी मैटर हो, उसका सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? हमारा एटम होता है. एटम्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स. ओके. न्यूट्रल, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड न्यूट्रल? न्यूट्रल से हम समझते हैं जिसका कोई चार्ज नहीं होता है. तो एटम ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके कोई उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है. चार्ज दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है. बट एटम में चार्ज न्यूट्रल होते हैं. अभी आगे हम बहुत इंटरेस्टिंग एक ये पॉइंट है, समझेंगे कि एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं, बट स्टिल द एटम्स आर न्यूट्रल. हाउ? हम इसको अभी आगे की स्लाइड्स में समझते हैं. पहले हमारे दूसरे पॉइंट देखते हैं. दे आर रियली वेरी वेरी स्मॉल. वेरी वेरी स्मॉल. देखिए यहाँ पे वर्ड दिया है वेरी वेरी स्मॉल. मतलब एटम्स इतने स्मॉल होते हैं कि यू कांट इवन इमेजिन अबाउट दैट. आप एक कंपेयर कर सकते हो कि एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ. अगर आप 1 सेंटीमीटर की लाइन, आप 1 सेंटीमीटर समझते हो ना, आप अपने नेल की साइज़ के बराबर, या फिर ये बोल सकते हो स्केल से डायरेक्ट आप 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो. उस 1 सेंटीमीटर लाइन में आपके पास कम से कम मिलियंस ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे. तो यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल द एटम इज.
तो इतने स्मॉल पार्टिकल के बारे में स्टडी करना, इट्स नॉट अ सिंपल टास्क, बट या टुडे वी हैव अ detailed knowledge, detailed description about every point in atom. Why? Because of all these chemists. Okay. So देखिए, हम दूसरा पॉइंट है दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर दो वी कांट सी देम विद नेकेड आइज. एटम इतना छोटा है तो हम उसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट स्टिल द एटम इज प्रेजेंट एवरीवेयर बिकॉज हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब कुछ एटम से मिलकर बना हुआ है. उसका जो बेसिक ब्लॉक है वो एटम है. इट मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन. वाह, एटम के बारे में एक चीज़ बोली गई, एटम जब कभी भी किसी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी नहीं खोती. जैसे बाई चांस एक एग्जांपल है कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया और वाटर मिला बना लिया, है ना. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गया, वाटर बना. अब ये वाटर में तो वाटर क्या है, कंपाउंड फॉर्म में है, H2O क्या है, कंपाउंड फॉर्म में. बट अगेन जब आप इस वाटर को दोबारा से ब्रेक करके या स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट आउट करोगे तो अगेन ये जो हाइड्रोजन एटम है, दो एटम मिलकर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना. तो ये जो दो एटम हैं और ये जो ऑक्सीजन है, इनकी जो आइडेंटिटी, इनकी जो प्रॉपर्टी है फिजिकल या केमिकल, वो थ्रू आउट सेम रहती है. इट विल नॉट चेंज, क्योंकि एटम अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो चाहे वो फिजिकल रिएक्शन हो. ओवरऑल वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग हो जाएगी, बट अगेन जब आप उसको स्प्लिट करते हो तो अगेन मतलब इट्स अ रिवर्सिबल, ये कहीं लॉस नहीं होती उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी. तो ये था हमारे एटम के बारे में. तो एटम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी. अभी हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं एटम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को, जैसे कि साइज़ ऑफ एटम. अभी हमने पढ़ा एटम वेरी वेरी स्मॉल होता है. कितना स्मॉल होता है ये देखेंगे. एटम किससे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उनके जो एब्रीविएशंस या सिंबल्स हो सकते हैं, उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स, उनके अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर. तो उसके पहले एक जनरल व्यू लीजिए कि एटम दिखता कैसे है. वैसे आप क्लास नेक्स्ट चैप्टर में एटम का स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी करने वाले हो कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, बट फॉर द सेक ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि एक एटम कैसा होता है. देखिए, इसमें आप बीच में देखो, ये जो सर्कल है, ये जो बीच वाला सर्कल है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. एटम के अंदर क्या पार्ट होता है, ये न्यूक्लियस होता है. द सेंटर ऑफ द एटम इज नोन एज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द एटम में प्रेजेंट होता है. इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट है. देखिए, दो डिफरेंट तरह के आपको यहाँ पे दो गोले दिख रहे हैं रेड कलर के, जिसमें प्लस साइन बना हुआ है. डैट आर नोन एज प्रोटॉन. तो हम ये बोल सकते हैं कुछ हमारे एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, क्योंकि वो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं. तो जिसमें से ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है हमारा प्रोटॉन एंड द अदर वन इज न्यूट्रॉन. तो दो तरह के पार्टिकल्स हो गए, एक न्यूट्रॉन हो गया और दूसरा हो गया प्रोटॉन. इन दोनों को जब आप मिला लो तो आपका न्यूक्लियस बनता है. ओके. इसके बाद आप देखिए, चारों तरफ एक और सर्कल दिया है, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट. ये जो ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन नाम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स रिवॉल्व अराउंड करते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि सूरज के चारों तरफ हमारी धरती परिक्रमा लगाती है, इट रिवॉल्व अराउंड द सन. इन द सेम मैनर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है. एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है. इट इज़ चार्जलेस ऑब्जेक्ट. ओके. तो ये था हमारा एटम का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे. हम एक एक पॉइंट के बारे में, जो प्रॉपर्टीज़ में था, साइज ऑफ एन एटम. तो साइज ऑफ एन एटम किससे कंपेयर किया जा सकता है. अब इधर लिखा हुआ है कि इट वुड टेक अबाउट 50 मिलियन एटम्स इन अ रो
टू मेक अ लाइन दैट इज़ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, सिर्फ 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन को बनाने के लिए आपको 50 मिलियन एटम्स की ज़रूरत है. तो यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल, मतलब इट कैन नॉट बी इमेजिन और कंपेयर्ड विथ एनीथिंग एल्स. तो एटॉम की रेडियस को मेजर करने के लिए एक यूनिट डिफाइन की गई है जिसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर. मतलब किसी भी एटम की साइज़ को अगर हमको डिनोट करना है या प्रेजेंट करना है तो पर्टिकुलर किसी भी लेंथ को डिनोट करने के लिए हम किसी यूनिट का यूज़ करते हैं. तो यहाँ जो यूनिट यूज़ की जाती है वो है एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर. ओके, तो एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर यानी आप क्या बोल सकते हो, एंगस्ट्रॉम जिनको नहीं समझ में आता वो समझे कि एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है. मतलब 1 मीटर से 10 गुना छोटा एक एंगस्ट्रॉम होता है. और अगर नैनोमीटर की बात करें तो 1 मीटर से 9 गुना छोटा होता है नैनोमीटर. या आप इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम. या फिर या बिल्कुल जो मीटर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है. एंगस्ट्रॉम जो होता है वो छोटा होता है और मीटर क्या होता है, बड़ा होता है. तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू नैनोमीटर की अगर बात करते हैं तो कितना नैनोमीटर होगा, 1/10⁻9. ओके, 1/10⁻9 नैनोमीटर. तो ये था हमारे एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर. अब हम देखें न्यूक्लियस की साइज़, क्योंकि एटम के अंदर जो उसका सेंट्रल पार्ट है वो हमने देखा काफ़ी बड़ा पार्ट है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल को होल्ड करके रखता है. तो उस न्यूक्लियस का भी हम साइज़ अगर कंपेयर करें तो हम ये बोल सकते हैं जो न्यूक्लियस होता है वो एटम से 5000 गुना छोटा होता है. ओके, 5000 गुना ज़्यादा छोटा होता है. ओके, तो यहाँ पर कैसे बोल सकते हैं द न्यूक्लियस. अच्छा, इधर आप इसको 10 गुना नहीं बोल सकते हो, 10 गुना से भी कई कम, मतलब 10,000 गुना. 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो मतलब 1 और उसमें 10 ज़ीरो लगा दो, उतने गुना छोटा होता है मीटर से. आई बात समझ में, एंगस्ट्रॉम कितना छोटा होता है मीटर से. जब आप 1 मीटर में 10 बार 10 में 10 बार ज़ीरो लगा दोगे तो उतना छोटा हमारा मीटर एंगस्ट्रॉम होता है मीटर से, और नैनोमीटर को 9 बार. ओके, तो इसी तरीके से जो न्यूक्लियस होता है वो कितना छोटा होता है हमारे होल एटम से, 1,00,000 गुना बोल सकते हो, क्योंकि इसमें 5 जीरो लगते हैं. देखो 10⁻⁻5 बोला गया है. तो न्यूक्लियस का साइज़ कितना छोटा हो जाएगा, 1/1 2 3 4 5. इतना छोटा होता है हमारा न्यूक्लियस एटम से. इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि अगर आप ऊपर प्लेन में बैठे हो, ऊपर फ्लाइट में बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो, और आप नीचे किसी आदमी को देखोगे तो वो कितना छोटा दिखेगा एक प्लेग्राउंड में. तो सेम उसी तरीके से अगर आप एटम के बाहर ऑर्बिट में बैठ के न्यूक्लियस को देखो तो वो इतना छोटा दिखेगा. ठीक है. रिलेटिव साइज ऑफ एटम, क्योंकि एटम खुद इतना छोटा है फिर उससे भी बहुत ज़्यादा छोटा न्यूक्लियस है. बट फिर भी आज हमने न्यूक्लियस के बारे में और एटम के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है. रिलेटिव साइज़ ऑफ एटम, कुछ यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन सब के साइज़ के बारे में दिया गया है कि अगर हाइड्रोजन का देखो तो 10⁻⁻10 मीटर है, यानी एंगस्ट्रॉम यूनिट है. अगर वाटर का देखो तो 10⁻9 मीटर है, यानी कि ये भी नैनोमीटर के टर्म्स में है. मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 10⁻−8, एंट में 10⁻−2, वाटरमेलन 10⁻−1. वाटरमेलन कितना बड़ा होता है बट उसके एटम को कंपेयर करो तो 10⁻−1 मीटर होता है. तो इस तरीके से ये हमारे एटम के कुछ साइजेज हो गए, कुछ कॉमन. कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या कभी मैच द फॉलोइंग में मैच करने के लिए आ जाया जाता है. तो इन पॉइंट्स को आप एक बार रिवाइज करते समय ध्यान में रखें. अब हम आते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है एटॉमिक सिंबल्स. तो एटम की दूसरी प्रॉपर्टी एटॉमिक सिंबल. सिंबल्स क्यों यूज़ करते हैं बेटा, इट इज़ जस्ट एब्रीविएशंस. एब्रीविएशन यानी जब हम किसी चीज़ को, जैसे एटम, एटम के नाम, एटम या कहीं ना कहीं एक एलिमेंट की आइडेंटिटी को शो करता है, तो वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. बट अगर हम एक एक एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास आज टोटल 118 नोन एलिमेंट हैं.
उन 118 एलिमेंट्स के नाम को ध्यान रखना कभी कभी हमारे लिए हैक्टिक हो सकता है। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने जो हमारे आयुपैक हैं और बहुत सारे केमिस्ट हैं, इन लोगों ने कुछ सिंबल्स दिए हैं। तो आज ऑल ओवर कंट्रीज़ हम एक जैसा सिंबल यूज़ करते हैं जो कि आयुपैक ने दिए। आयुपैक यानी इंडियन यूनियन, है ना। तो इन्होंने हमारे एटॉमिक सिंबल्स को दिए हैं। अर्लियर डिफरेंट सिंबल्स वर यूज बाय डिफरेंट केमिस्ट एट डिफरेंट कंट्रीज। तो हम देखते हैं कौन कौन से हमारे जो सिंबल्स होते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे, अर्लियर टाइम्स में, बहुत पहले का जो टाइम था, तो उसमें जो हमारे सिंबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे गोल्ड के लिए देखिए सिंपल एक सर्कल दिया हुआ है ना। कॉपर के लिए क्या दिया गया, एक सर्कल और उसमें नीचे प्लस का साइन दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप टिन का देखो तो एक डिज़ाइनर 4 बना हुआ है। अर्थ का देखो तो एक उल्टा ट्रायंगल है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ सिंबल्स थे जो कि पहले के टाइम पे चलते थे। ये जो डिस्कवरर थे, अलग अलग एटम्स के जो डिस्कवरर थे, जो केमिस्ट थे, उन्होंने अपने डिस्कवरी को सीक्रेट रखने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीक्रेट रखने के लिए उन्होंने अपने मन मुताबिक कुछ सिंबल्स दे रखे थे, उसको स्टडी करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। बट जब ऑल ओवर कंट्रीज जब एक जैसा सिंबल की बात आई और कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, तो फिर आयुपैक, जो कि हमारा कहलाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं, तो उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए। उसके पहले, आयुपैक के पहले हमारे जॉन डाल्टन थे। तो जॉन डाल्टन जो अल्केमिस्ट थे, उन्होंने भी, जॉन डाल्टन क्या बोला जाता है इन्हें, फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, जो हमारे जॉन डाल्टन थे उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी बोला जाता है। इनको फादर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर बात आए एटम की, तो एटम की हर जगह, चाहे एटम की थ्योरी की बात करें, चाहे एटम के सिंबल की बात करें, चाहे एटम के आयन की बात करें, साइन की बात करें, साइज की बात करें, हर जगह जॉन डाल्टन ने अपना एक व्यू, अपना एक बेसिक पॉइंट डिस्कवर किया था, जिसके आधार पर आगे कई लोगों ने नई नई बातें एटम्स के बारे में खोजी और सामने लाई। तो जॉन डाल्टन, जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट थे, उन्होंने भी अपने कुछ सिंबल्स बताए। तो उन सिंबल्स में उन्होंने, आप ये ध्यान रखो, इनके जितने भी सिंबल्स थे उसमें सर्कल जरूर था, और सर्कल्स में कुछ अलग अलग तरह के सिंबल, जैसे कि उन्होंने वैसे टोटल 21 सिंबल्स बताए थे, जिसमें कि जैसे हाइड्रोजन है, उसमें एक सर्कल के अंदर एक डॉट था। एजोट नाम का एक केमिकल था उस टाइम पे, जो सर्कल के अंदर एक सिंगल लाइन थी। कार्बन, जो कि सर्कल के अंदर पूरा शेडेड था। ऑक्सीजन, जो कि सिंगल सर्कल था विदाउट एनी साइन। फॉस्फोरस में सर्कल, और देखिए शेडेड के साथ साथ उसमें 3 ऐसे लाइन बने हुए हैं। सल्फर देखिए क्रॉस बना हुआ है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिंबल्स थे, और इन्होंने सिर्फ एलिमेंट के ही सिंबल नहीं, बल्कि कुछ कंपाउंड्स के भी सिंबल दिए थे। जैसे वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर बनता है, तो देखिए उन्होंने वाटर का सिंबल इस तरीके से दिया था। अगर सोडा की बात करें तो ये देखिए सोडा का सिंबल था। लाइम वाटर, CaO की बात करें तो ये था उसका सिंबल। मैग्नीशिया, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कहलाता है, उसका सिंबल ये था। तो इस तरीके से उन्होंने कई अलग अलग कंपाउंड्स, इस तरीके से, वैसे तो उन्होंने 45 अलग अलग सिंबल्स डिज़ाइन किए थे, बट बेसिक अगर एलिमेंट की बात करें तो टोटल 21 थे। ओके, तो ये थे हमारे जॉन डाल्टन के सिंबल्स। हम नेक्स्ट आते हैं, जॉन डाल्टन के बाद हमारे एक और बहुत बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे जिनका एटॉमिक सिंबल में आज भी नाम लिया जाता है, वो है जे बर्जेलियस। ये जो साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में बेटा बुक में मेंशन नहीं है, बट इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एटम के सिंबल्स को, क्योंकि यही एक साइंटिस्ट थे जैसे जिन्होंने ये बताया कि हम केमिकल सिंबल्स को इंग्लिश नेम नहीं बल्कि लैटिन नेम के ऊपर भी उनका नाम रख सकते हैं। लैटिन नेम, जैसे कि समझ लीजिए एंटीमोनी की बात करें तो एंटीमोनी का लैटिन नेम था स्टीबियम, और इसी पे उन्होंने सिंबल दे दिया SB। ठीक है, कप्रम, कॉपर का लैटिन नेम था कप्रम, तो उन्होंने उसके लिए सिंबल डिज़ाइन किया Cu। ज़्यादातर हमारे जो सिंबल्स होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के नाम के पहले लेटर को के ऊपर होता है, बट पहले लेटर के अलावा कभी कभी सेकंड, बिल्कुल पहला जो वर्ड होता है, बिल्कुल जो पहला लेटर होता है, कभी कभी सेकंड वर्ड भी इंक्लूड रहता है। बट ध्यान रख, जो रूल फॉलो होता है वो ये होता है कि जो सेकंड वाला हमारा लेटर होता है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, जो पहला वाला लेटर होता है वो
कैपिटल लेटर में फॉलो होना चाहिए। इसी तरीके से देखिए गोल्ड का लैटिन नेम, वैसे इसका सिंबल जी हो सकता था बट नहीं, हमको क्योंकि पता है उसका लैटिन नेम ऑरम था, तो ये जो बर्जेलियस थे इन्होंने बोला कि ऑरम का एयू रख सकते हैं। आयरन का लैटिन नेम फेरम होता है, तो उससे उसके लिए सिंबल आ गया Fe। लेड का लैटिन नेम होता है प्लम्बम, तो उससे उसका आ गया Pb। मरकुरी का होता है हाइड्रेग्रम, तो उसका हो गया Hg। तो इस तरीके से पोटेशियम के लिए होता है केलियम, तो उसके लिए आ गया K। तो इस तरीके से उन्होंने कई सारे ऐसे एलिमेंट थे जिन उनके लैटिन नाम के आधार पर उनके सिंबल को असाइन किया। और बर्जेलियस ही वो साइंटिस्ट थे बेटा, जैसे कई सारे हमारे एलिमेंट्स में कई सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि कॉमन लेटर से चालू होते हैं। जैसे कैल्शियम की बात करो तो वो भी सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉपर की बात करो तो वो भी सी से स्टार्ट हो रहा है। तो कैल्शियम के लिए Ca और कॉपर के लिए Cu उसके लैटिन नेम पे रख दिया। तो ये सारी चीज़ें किसने हमारे सामने रखी? ये बर्जेलियस ने रखी, ये बर्जेलियस की डिस्कवरी थी। तो इस तरीके से बर्जेलियस को भी हमें एटॉमिक सिंबल जब भी बात आती है तो इनका नाम हमें नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत ही एक गरीब फैमिली से थे, इनके मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई थी जब ये छोटे थे। तो क्योंकि इनकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी और स्पेसिफिकली इनका जो पूरी लाइफ थी वो केमिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड थी, केमिस्ट्री लिटरेचर के लिए। इन्होंने अपने बहुत सारे न्यूमरस नंबर ऑफ पेपर्स एंड न्यूमरस नंबर ऑफ डिस्कवरी सामने लाई, जिसमें केमिकल सिंबल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जिसके लिए इनको डिनोट किया गया है। ये स्वीडिश के साइंटिस्ट थे। ओके, तो इस तरीके से जो बर्जेलियस थे, डाल्टन थे और भी कई सारे थे, इनके अलग अलग जो डिस्कवरीज थे उनको ध्यान में रखते हुए फिर जो आयुपेक हैं हमारे, इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने बोला कि जो एटॉमिक सिंबल है वो 1 और 2 लेटर एब्रीविएशन होना चाहिए एक एलिमेंट का। और बाय कन्वेक्शन उन्होंने कुछ रूल बनाए, क्या कि फर्स्ट लेटर ऑफ एन एलिमेंट सिंबल इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड एंड वाइल द सेकंड लेटर इफ प्रेजेंट इज लोअर केस। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए उन्होंने सिंगल लेटर रखा H, एल्यूमिनियम के लिए 2 लेटर रखे तो जिसमें से A कैपिटल और L स्मॉल लेटर, निकल के लिए अगेन 2 रखे जिसमें N कैपिटल और I स्मॉल। तो ये थे हमारे आयुपेक के दिए हुए नाम। आयुपेक ने हमारे पास टोटल जितने 118 एलिमेंट्स नोन है इन सबके लिए सिंबल असाइन किए हैं, जो कि आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो। आपको इन सबको अभी 9th क्लास के लेवल में याद नहीं रखना है, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज यहाँ मैंने आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल दी हुई है, जिसमें देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रूडियम, ये जो पहली पिंक कलर की लाइन थी, उसके बाद डार्क ब्लू कलर में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें आज हम नोन हैं सिर्फ उनके सिंबल्स। तो इतना बड़ी पीरियोडिक टेबल को हम पूरा नाम लिखते तो बहुत हौच पौच हो जाता, तो हमने सिंबल्स के रूप में देखा। तो देखिए कितनी साफ़ सुथरी दिख रही है हमारी पीरियोडिक टेबल। तो सिंबल्स का सिंप्लिसिटी के लिए बहुत यूज़ होता है। तो ये था हमारे सिंबल्स के बारे में। इसमें कुछ कभी कभी कुछ बहुत कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जिनके सिंबल्स बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो और इन सिंबल्स को आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके सिंबल्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था सिंबल्स। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हम देखते हैं हमारे एटम किन किन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो एक है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीज़ें हैं जो मेन पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जिसमें प्रोटॉन की बात करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, न्यूक्लियस के प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन अगेन जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, फाउंड रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व अराउंड करता है। तो इस तरीके से ये 3 सब पार्टिकल्स हैं। इनके बारे में और डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर और फिर क्लास 10th में हम इनकी डिस्कवरीज के बारे में भी पढ़ेंगे। बट अभी 10th 11th में हम इनकी डिस्कवरीज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। बट अभी फ़िलहाल हमको केवल इनका नाम और इनका चार्ज पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कहाँ प्रेजेंट होता है। ये अभी आपकी एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो इतना डिटेल दिया नहीं हुआ है, बट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमारे सामने तो आते हैं 9th में भी, बट अगर हमें ये पता नहीं है कि वो कहाँ प्रेजेंट है तो आपके सामने एक इमेज होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की, वो नहीं बन पाती है। अगर आपके बैक ऑफ द माइंड एक कॉन्सेप्ट का इमेज डेवलप होता है तो किसी भी चीज़ को, आगे आने वाली चीज़ों को बेहतर समझने में हमें मदद मिलती है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एटम की, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ये हमारे एटम की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि एटम की आइडेंटिटी को शो करने में मदद करते हैं। एटॉमिक नंबर यानी एटम का नंबर।
एटम का नंबर यानी हम सिंपल ये बोल सकते हैं एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, क्योंकि एटम में आप ये बात बेटा ध्यान रखो कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं वो काफ़ी वेटेड होते हैं, भारी होते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें तो, क्योंकि एटम में तीन ही चीज़ पाई जा रही हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका कोई मास नहीं होता, नेग्लिजिबल मास होता है एज़ कंपेरिजन टू उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो कहीं ना कहीं अगर हम एटम के मास की बात करें या एटम के सेंट्रल पार्ट की बात करें तो वो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन। तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, देख ध्यान से, एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन की कोई बात नहीं की गई है, केवल प्रोटॉन को ही नोटिस किया गया है। तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने नंबर, प्रोटॉन कई हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन में एक प्रेजेंट होता है, हीलियम में 2 प्रेजेंट होते हैं, तो इसी तरीके से कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है वो उस एटम का नंबर कहलाता है। इसको हम Z सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z, और ये सबस्क्रिप्ट की तरह लिखा जाता है। इसको आगे देखेंगे। आप इधर देखिए, अगेन हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। ये पीरियोडिक टेबल जो आज हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो, देखते हो, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, क्लास 11th में इसकी डिटेल पढ़ोगे, 9th में केवल इसका एक ओवरव्यू देखते हो कि हाँ ये क्या है, ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें आप देखिए जितने भी एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स जो कि हमको पता है, ये किस तरीके से अरेंज है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। किस तरीके से अरेंज है, ये देखिए, ये जो हमारा सबसे पहला हाइड्रोजन, ये 1 है। इसी लाइन में अगर हाइड्रोजन की लाइन में अगर आप सीधा जाते हैं तो हीलियम हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, 2। इसका मतलब है डैट मीन्स हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है। सेकेंड लाइन में आइए, सबसे पहला है लिथियम। लिथियम में कितना दिया गया है, 3, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। बेरिलियम क्या है, एटॉमिक नंबर 4। 4 के बाद आता है 5 बोरोन, फिर 6 कार्बन, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। इसी तरीके से 1 से लेके 118 तक हमारे एटम्स अरेंज्ड है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। और ये एटॉमिक नंबर कहीं ना कहीं एटम की बेसिक आइडेंटिटी को शो करता है, उसकी पहचान होती है। आप किसी एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर से भी कॉल आउट या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो एटॉमिक नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ध्यान रखने वाली बात ये है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये था हमारा एटॉमिक नंबर। अब हम आते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास में। मास क्या होता है बेटा, मास तो आपको पता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एन एटम। एक एटम में कितना मैटर प्रेजेंट है वो उसके मास को दर्शाता है। तो एटॉमिक मास, अभी मैंने जस्ट बताई है बात कि जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वही मैसिव पार्ट होता है, क्योंकि एटम में बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्योंकि नेग्लिजिबल है तो हम इसके मास को काउंट नहीं करते हम, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर मास रखते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर मास को वेट करो तो दोनों कितना कितना लगभग एक यूनिट का मास कंटेन करते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एटॉम का मास किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। चाहे आप न्यूक्लियस का मास निकाल लो चाहे एटम का मास निकाल लो, एक ही बात है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो इतना ज़्यादा हल्का होता है, इतना ज़्यादा हल्का होता है कि इसके मास को हम काउंट नहीं करते, नेग्लिजिबल होता है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसको अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पूरे ओवरऑल एटम का जो मास है उसको हम ले लेते हैं। तो व्हाट इज एटॉमिक मास, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द मास। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड मास नंबर। तो इसलिए क्योंकि ये हमारे पूरे मास, एटम के मास को दर्शाता है, तो इसको हम मास नंबर भी बोलते हैं। और इसके लिए एक सिंबल रखा गया है ए। क्या सिंबल रखा गया है, ए। तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। सपोज करिए आपके पास एक्स नाम का एलिमेंट है, तो उसका जो केमिकल सिंबल है, सपोज है केमिकल सिंबल एक्स। तो अगर यहाँ पर आप केमिकल सिंबल लिखते हो तो लिखने के बाद जो ऊपर हमारा सुपर स्क्रिप्ट होता है वहाँ हम मास नंबर लिखते हैं, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। और नीचे हमारा सब स्क्रिप्ट होता है, तो सब स्क्रिप्ट में हम जेड यानी कि एटॉमिक नंबर या फिर ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, इस तरीके से हम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सही तरीका है। जैसे अगर बाई चांस आपके पास बात आती है हीलियम की, तो हीलियम में आप नीचे 2 लिखते हो, इसका मतलब क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर यानी कि Z क्या है, 2 है। और ऊपर लिखते हो अगर आप 4,
तो इसका मतलब हीलियम का मास नंबर यानी कि ए क्या है 4। ओके, ये बात समझ में आई। तो सभी तरह के एटम को पहले उसका सिंबल और उसके लेफ्ट हैंड में, कभी कभी ये चीज़ राइट हैंड में भी लिखी जा सकती है, जैसे कि आप ऐसे भी लिख सकते हो हाइड्रोजन, इसका मास भी 1 होता है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन का हो गया है ना। तो चाहे राइट हैंड साइड चाहे लेफ्ट हैंड साइड, बट ऊपर हमेशा मास नंबर लिखा जाता है और नीचे हमारा एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। ठीक है, तो मास नंबर की अगर बात करें तो मास आप ये देख रहे हो, अभी तक आपने क्या देखा, एटम छोटा है छोटा है छोटा है। इतनी छोटी चीज़ को अगर आप सिंगल एटम को वे करने के लिए आए तो क्या उसको वे करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम एटम के मास को एक्सप्रेस करने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास टर्म का यूज़ करते हैं। तो इधर देखिए, एज वी नो साइज ऑफ एटम इज सो स्मॉल दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू वे द मास ऑफ एन एटम, सो इट वाज सजेस्टेड टू एक्सप्रेस इट एज द रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव यानी कंपेयर करते हुए। तो इन्होंने क्या लिया है कि एक कार्बन नाम का, कार्बन थोड़ा सा हम देखते हैं कंपेरेटिवली हाइड्रोजन इन सब में, और उस समय कार्बन बहुत कॉमन एलिमेंट था और कार्बन सबसे रिएक्ट भी हो जाता है, काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो इन्होंने कार्बन को एक स्टैंडर्ड एलिमेंट मान लिया और उसमें भी कार्बन के कई सारे आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं। आइसोटोप के बारे में हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कई ऐसे एटम्स होते हैं या एलिमेंट होते हैं जिनका जो मास होता है वो अलग हो सकता है पर एटॉमिक नंबर सेम रहता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। तो कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप था, कार्बन 12 जो आइसोटोप था, यानी जिसका मास कितना था 12 यूनिट के बराबर था, तो उस वाले कार्बन को हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड माना और इस कार्बन 12 से हमने सभी एटम के मास को कंपेयर करना स्टार्ट किया और फिर उसको रिलेटिव एटॉमिक मास की तरह एक्सप्रेस किया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या डिफाइन करता है? इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम एन एटम इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। 1/12 यानी इसका 1/12 गुना। आप 1/12 करते हो तो कार्बन 12 एटम का, कार्बन 12 का जो भी मास हो, सपोज इसका मास है x, तो उस x को अगर आप 1/12 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये होगा हमारा 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। तो इसका कितने, इस पर्टिकुलर मास से हमारा जो भी एटम हमने लिया है, रेफरेंस एटम जिसका भी हमको कैलकुलेट करना है, वो कितने गुना भारी है उससे या कितना गुना हल्का है, इस तरीके से हम उस मास को एक्सप्रेस करते हैं जनरली। तो एन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड एज, लास्ट हमारा पॉइंट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए। एन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड एज 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का अगर एक एटम लेते हैं, उसका जितना भी मास हुआ उसका 1/12 गुना करते हैं और फिर जो होता है पर्टिकुलर एक एटम का जो मास है उस रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, इसको आप देखिए और अच्छे से समझने के लिए देख सकते हैं। समझ लीजिए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है 16 यूनिट। ये हमने कैसे निकाला? हमने दिस मीन्स डेट एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन 1/12। इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं कार्बन 12 के 1/12 गुने से 16 गुना ज़्यादा भारी है। मतलब आपके पास समझ लीजिए, सपोज करिए एक कार्बन है, इसका 1/12 गुना कर लो, मतलब इसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको 12 गुना में डिवाइड कर लीजिए। तो जो भी इसका एक सिंगल पार्ट आया उसको आप सेपरेट आउट कर लिए, ये समझ लीजिए इसका 1/12 गुना। अब इसका हमने मास कैलकुलेट किया, इसका हमने क्या किया, मास कैलकुलेट किया। ये वाला जो मास है वो उस कार्बन के बराबर, दिस मीन्स डैट ऑक्सीजन क्या है इस वाले मास से 16 गुना ज़्यादा है। तो ये जो हमारी हो गई, ये रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया, जिसको हमने एक्सप्रेस किस में किया है, यू में। ये यू क्या है, जो आयुपेक हमारे थे, इसको देखते हैं। ऑल्दो द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, हमारा किसी भी मास का एक्सप्रेस करने के लिए एसआई यूनिट क्या की ली जाती है, किलोग्राम। हमको पता है उसको केजी बोलते हैं, है ना।
तो द एटॉमिक मास इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द नॉन एसआई यूनिट डाल्टन। तो जो किलोग्राम थी केजी वो हमारी एसआई यूनिट तो थी, बट हम एटॉमिक मास क्योंकि वो इतना छोटा होता है, इतना कम वेटेड होता है, तो उसे हम किलोग्राम ना लेके उसके लिए एक अलग यूनिट है, वो है डाल्टन। ओके और इंडियन ये जो आयुपेक थे वो आयुपेक सिस्टम ने हमारे लिए असाइन किया कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको आप सिंपली यू से आप रिप्रेजेंट करते हो। यू उसकी यूनिट हो सकती है। यू इधर किसको डिनोट करता है? यूनिफाइड मास को डिनोट करता है। ठीक है, वैसे रिलेटिव एटॉमिक मास जनरली एक्सप्रेस कैसे किया जाता था? AMU। व्हाट इज AMU? एटॉमिक मास यूनिट। बट आयुपेक ने ये कंसिडरेशन लिया कि इस यूनिट को हम यू, सिंपल यू, AMU ना लिखकर पूरा केवल यू से उसकी यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो अब एटॉमिक मास है वो यू में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो अब आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि हमने 16U क्यों लिखा। कैसे यहाँ ऑक्सीजन का जो मास था वो 16 था, उसको 1/12 ऑफ 12 यूनिट ऑफ कार्बन से मल्टीप्लाई किया गया। तो 1/12 इंटू 12 तो वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप 1/12 को अगर मल्टीप्लाई बाय 12 करते तो 12 तो कैंसिल ही हो जाता है, तो बचता है हमेशा क्या? हमारा 1 बचता है। तो इस तरीके से हमारी 16U जो हो गई वो हो गई हमारी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इस बेसिस में हमारे पास कई एटॉमिक नंबर, अभी हमने एटॉमिक नंबर भी पढ़ा, एटॉमिक मास भी पढ़ा। तो आप ये देखिए, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 1 है, हीलियम का 2 है और एटॉमिक मास कितना है? 4 है। आप देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 क्यों है? ये इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं मास किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो होता है हमारा मास। तो मस्ट बी हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा। एक प्रोटॉन तो प्रेजेंट है हमें पता है, पर न्यूट्रॉन 0 होगा, तो 1 + 0 = 1। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी कितना आ गया? 1 आ गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन के लिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, तो वहाँ हमें क्या लिखना है? 0 लिखना है। तो हीलियम, जैसे हीलियम में हो गया हमारा मास 4, लिथियम में 3 और फिर मास हो गया 7, बेरिलियम में नंबर हो गया 4, मास हो गया 9। ठीक है, तो इसी तरीके से ये लिस्ट है। आप इसके 1 से लेके, ये एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक के जितने एटम्स होते हैं उनका मैंने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया है, जो कि 9th क्लास के लेवल में आपको याद होना चाहिए। इट शुड बी लर्नड। अभी तक कुछ बातें थी जो आपको 9th लेवल में मेमोराइज नहीं करनी थी, बट ये वाला जो पार्ट है वो आपको याद करना होगा, इसलिए आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेके रख सकते हैं। अब हम देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास को। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स यानी एक ही एटम के कई सारे मास। जैसे अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन 12 भी प्रेजेंट होता है, कार्बन 14 भी प्रेजेंट होता है। तो अब हमारे पास कई सारे हो गए, तो हम किस वाले मास को नोटिस में लेंगे या कंसीडर करेंगे? तो उस केस में हम क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं, दोनों के मास का एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। इसी तरीके से कैल्शियम के भी कई सारे आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, तो क्लोरीन के भी कई सारे आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं। तो जिनके भी आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं उनके जितने भी एटॉमिक मास होते हैं उन सभी का हम एवरेज निकाल के उसको हम एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। So isotopes are atoms of same element having same atomic number but different atomic mass. So the actual atomic mass of the element are the average atomic masses. Okay? तो ये था हमारा एवरेज एटॉमिक मास की बात। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास बच्चा कुछ नहीं होता है, किसी भी एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम के टर्म्स में, सिर्फ उसकी यूनिट में अगर ग्राम लिख देते हो तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। यानी जो उसका एक्चुअल एटॉमिक मास होता है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 यूनिट, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। हीलियम का होता है 4 यूनिट, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। तो इस तरीके से जितना उसका एटॉमिक मास होता है उसको अगर ग्राम के रूप में आप एक्सप्रेस करते हो देन इट इज़ कॉल्ड एज gram atomic mass. तो atomic mass of an element expressed in grams and which is equal, numerically equal to the mass in unit. Okay? तो ये था हमारा ग्राम एटॉमिक मास। तो एटम्स की हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया
अलॉन्ग विद द एटम के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हुए और उसकी डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जितनी थ्योरीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उसके सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, मास, इन सबको हमने अच्छे से समझा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना, ताकि हमें इसी तरीके से हर छोटे छोटे पॉइंट को समझने में और मेरे आगे आने वाले जितने वीडियोस हैं उनकी अपडेट के लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए, तो आपको वो वीडियोस सब नोटिफिकेशंस में आएंगे। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो मेन टॉपिक था वो है मॉलिक्यूल्स। एटम्स तो हमने पढ़ा। एटम्स के बारे में एक बहुत वो थी कि एटम इतने छोटे तो होते हैं, साथ में ही बहुत अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे बहुत ही कम एटम होते हैं, एक्सेप्ट नियॉन, कुछ गैसेस होती हैं हमारी, नोबल गैसेस कहलाती हैं। उन नोबल गैसेस को अगर छोड़ दिया जाए, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था हमारी नोबल गैसेस क्या होती हैं, जिनका कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट होता है, कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें, तो उन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं। तो नोबल गैसेस के अलावा जितनी भी हमारे एटम्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में वो इनकम्प्लीट होते हैं, जिनके कारण वो अनस्टेबल होते हैं और वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। तो उस तरह के जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, फिर रिकम्बाइन करना चालू करते हैं। या तो वो सेम तरह के एटम, जैसे हाइड्रोजन आपको कभी सिंगल हाइड्रोजन एटम नहीं दिखेगा नेचर में, वो हमेशा किस फॉर्म में दिखता है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन गैस कैसे फॉर्म होती है, दो हाइड्रोजन के एटम जब मिक्स हो जाते हैं तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है और उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए कई एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट इज केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली। कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम के जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो वाले मॉलिक्यूल्स। तो अगर फुल डेफिनेशन में स्मॉलेस्ट पार्टिकल लिखते टाइम कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने में कैपेबल होते हैं एंड विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे जो कि हाइड्रोजन गैस, आप सिंगल हाइड्रोजन को लोगे और हाइड्रोजन गैस को लोगे तो उसकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं थोड़ी डिफरेंट होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल में वो प्रॉपर्टी होती है जो बेसिकली उस सब्सटेंस को बनाने में हेल्प करता है, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर फॉर्म्ड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिए, सेम टाइप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, जब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन कर गया, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर गया। 3 ऑक्सीजन मिक्स हो गए तो O3 बन गया, 2 ऑक्सीजन मिक्स किए तो O2 ऑक्सीजन गैस बन गई। तो जब सेम तरह के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। एंड द नंबर ऑफ एटम विच फॉर्म अ मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एटम आपस में जुड़े हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। तो हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम इनकी एटॉमिसिटी को भी साथ ही साथ समझते जाएंगे। जैसे आर्गॉन, आर्गॉन क्या है, एक नोबल गैस है। तो आप नोबल गैस में देखो, नोबल गैस कभी भी किसी से कंबाइन नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर वो सिंगल फॉर्म में रहते हैं, एटम फॉर्म में। तो आप उसको जनरली वो क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक। जैसे हीलियम, हीलियम भी हमारी नोबल गैसेस में आती हैं क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट फॉलो करता है। तो हीलियम भी हमारा कैसे हो गया, उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, मोनो एटॉमिक। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, He। सोडियम, सोडियम हमारा नोबल गैसेस नहीं है, उसके बाद भी सिंगल सोडियम एटम एग्जिस्ट करते हैं। उसकी एटॉमिसिटी इसलिए क्या हो गई, मोनो एटॉमिक हो गया, उसका सिंबल हो गया Na। हाइड्रोजन जो होता है वो सिंगल एटम की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको स्टेबल होने के लिए वो एक दूसरे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करके 2 एटम आपस में कंबाइन करते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डायटोमिक। इसी तरीके से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी डायटोमिक होते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास ओजोन, जो कि ट्राईएटॉमिक होता है क्योंकि इसमें 3 एटम मिले हुए हैं ऑक्सीजन के। फॉस्फोरस जो होता है वो टेट्राएटॉमिक होता है क्योंकि इसमें 4 एटम है। सल्फर जो होता है ऑक्टाएटॉमिक है, जो इसमें 8 एटम है। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई एटॉमिसिटी।
कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमने देखा कि सिर्फ क्या सेम तरह के एटम्स कंबाइन करते हैं, नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। हमने केमिकल रिएक्शन में ढेर सारी केमिकल रिएक्शन देखी है हमारी इसी चैप्टर्स में, कि जिसमें कई अलग अलग तरह के एटम आपस में कंबाइन करते हैं। तो जब अलग अलग तरह के एटम्स कंबाइन करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए रिएक्शंस करते हैं। तो वो एटम्स क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स ना कहला के उन्हें हम मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड या सिंपली कंपाउंड बोलते हैं। जिससे एग्जाम्पल H2O, यहाँ दो अलग अलग तरह के एटम है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इस तरह जब वो मिक्सिंग करते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल ना कह के कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल में यही एक बेसिक डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूल सेम तरह के एटम से बना होता है और कंपाउंड डिफरेंट तरह के एटम से बना होता है। मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में बहुत अच्छा डिफरेंस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे 9th के चैप्टर 1 में, जो कि इंक्लूडेड नहीं है आपके एनसीईआरटी के नए वाले कोर्स के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई ने रिवाइज सिलेबस दिया है। बट फिर भी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम वो वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए, तो ये हमारे कुछ कंपाउंड के एग्जांपल्स थे। वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसमें HCl मिल गए, अमोनिया जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स कर गए, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिक्स कर गए। तो ये था हमारा मॉलिक्यूल्स। अगेन एक नया टॉपिक है हमारे पास, आयंस। तो आयंस क्या होते हैं बच्चे, अभी हमने पढ़ा एटम्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के पहले क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं तो कंबाइनिंग ऐसे नहीं हो जाती है। कंबाइनिंग के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को आइदर दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन और दे गेन देयर इलेक्ट्रॉन। हमने पढ़ा ना एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली पार्टिसिपेट कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की हेरा फेरी होती है। तो हमने पढ़ा भी था कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब भी किसी एटम में चार्ज आ जाता है तो वो बन जाते हैं हमारे आयंस। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने सबसे पहले स्लाइड में जहाँ एटम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था क्या लिखा हुआ था कि एटम हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल। ये देखिए, इसमें हमारा पॉइंट था, सेकंड पॉइंट, एटम्स आर न्यूट्रल पार्टिकल। तो अब समझ में आई होगी बात, एटम न्यूट्रल पार्टिकल इसलिए होते हैं क्योंकि एटम के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है प्रोटॉन और जो नेगेटिव पार्ट है इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। जब ये बराबर होते हैं तो बराबर होने के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ओवरऑल एटम का जो चार्ज होता है न्यूट्रल होता है। क्योंकि एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एक दूसरे को कैंसिल कर गए और न्यूट्रॉन पहले से ही चार्जलेस है, तो एटम हमारा हो गया न्यूट्रल पार्टिकल। ओके। और जब हमने किसकी बात करी, आयंस की बात करी, तो आयंस हमारे क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं होते हैं। बराबर क्यों नहीं होता है, क्योंकि आइदर एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है या फिर गेन हो जाता है। अगर गेन हुआ तो +1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और अगर लॉस हुआ तो -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जब ये चीज़ बराबर नहीं होती है तो वो पर्टिकुलर कोई चार्ज अटेन करते हैं और उसको हम बोलते हैं आयंस। तो आयंस दो तरह के हो सकते हैं, एक तो कैटायन और एक होता है एनायन। अगर किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, एक एटम है इसमें हमने +1 इलेक्ट्रॉन किया, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी वो एनायन बदल जाएगा। और अगर हमने किसी एटम में, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, कैटायन। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी, कैट यानी पॉजिटिव और एन यानी नेगेटिव। कैट यानी बिल्ली, बिल्ली क्या है हमारी, पॉजिटिव चार्ज है, कैट आयन, और एन आयन यानी नेगेटिव। तो ये थे आयंस। कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस भी होते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम कैरिंग अ सिंगल चार्ज। जब बहुत सारे एटम मिलकर एक सिंगल चार्ज अटेन करते हैं तो उसको पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। जैसे कि आप देखो, जैसे एमोनिया, यहाँ एमोनियम, एमोनिया नहीं एमोनियम, NH4+, यहाँ पूरा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 4 ये सब मिलाकर एक पर्टिकुलर +1 चार्ज अटेन करते हैं। कोई आपसे पूछा एमोनियम का क्या चार्ज होता है तो आप बोलोगे +1। क्या बोलोगे, +1 चार्ज होता है। तो इस तरीके से एमोनियम, बाइकार्बोनेट SCO3-, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-,
नाइट्राइट NO2 माइनस। तो ये सारे, इसमें भी कभी कभी 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे कार्बोनेट CO3 2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फाइट SO3 2 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस। तो ये सारे हमारे हो गए पॉली एटॉमिक आयन। तो पॉली एटॉमिक आयन का मतलब होता है एटम तो बहुत सारे हैं बट चार्ज एक है। ओवरऑल एटम्स में एक ही चार्ज है, तो उसको हम पॉली एटॉमिक आयन्स बोलते हैं। ठीक है, तो पॉली एटॉमिक आयन के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कुछ हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के भी एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, सिल्वर, पोटेशियम, लिथियम, ये सब पॉजिटिव है यानी कैटायन है। कैटायन की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि ज़रूर इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन यानी बुराई, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके पास चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ये रिएक्शन में भी होता है ना, हमारे रिडॉक्स रिएक्शन में, है ना। तो ये हो गए हमारे प्लस चार्ज वाले। और नेगेटिव आयन यानी कि एनायन। तो एनायन कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। ओके, तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ये सब हमारे हो गए नेगेटिव चार्ज वाले। तो ये था हमारा आयंस के बारे में। हमारे जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वाई एंड हाउ इज़ एन आयन फॉर्म्ड। आयन आखिर बनते कैसे हैं और क्यों हैं। तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में नहीं, बल्कि नेक्स्ट चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर 4 होगा केमिस्ट्री का, उसमें पढ़ेंगे। क्यों? अभी वैसे हमने कुछ बेसिक चीज़ें समझी है, क्योंकि एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आइदर लूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन के दौरान वो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं इस तरीके से। जैसे कि आपने देखा सोडियम ने क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्लोरीन हो गया माइनस एंड सोडियम हो गया पॉजिटिव, क्योंकि ये तो देने वाला बन गया तो पॉजिटिव, और जब ये मिक्स कर लेंगे तो सॉल्ट बन जाएगी। जब ये मिक्सिंग हो जाती है तो ये क्या बना लेते हैं? एक कंप्लीट न्यूट्रल सॉल्ट बना लेते हैं। बट जब इनकी मिक्सिंग नहीं होती, बिफोर दे रिएक्ट, तो उन जो स्पीशीज़ कहलाती हैं, ये इंटरमीडिएट जो स्पीशीज़ कहलाती हैं, इनको हम आयंस बोलते हैं। इसी में जैसे फ्लोरीन एक पहले सिंगल एटम था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बीच में आया और ऐड हो गया, तो अब 9 इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया। तो फ्लोराइड कौन सा आयन कहलाएगा? एन आयन कहलाएगा। तो ये कैसे बना, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। टिल आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी था। सो आई होप यू लाइक. If you like this video, then share the video must, and do remember to subscribe the channel Learning with Concept by PS, and also press the bell icon to stay tuned with the new videos which I will going to be upload. Study well and have a nice day.